अब हम देख रहे हैं हमारा जो नया टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इसकी जो परिभाषा है वो देने वाले प्रोफेसर मार्शल ने तो परिभाषा विस्तृत दृष्टिकोण से दी है और पिग्गू ने जो दी है वो मौद्रिक दृष्टिकोण से दी है। कौन से? मौद्रिक। और फिशर ने जो दी है वो उपभोग के आधार पर दी है। यानी तीनों शास्त्रीय परिभाषा देने वाली मार्शल ने विस्तृत दृष्टिकोण माना है, पिग्गू ने मौद्रिक और फिशर ने उपभोग। मार्क्स ने क्या माना? किसी भी देश की पूंजी एवं श्रम का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष चाहे भौतिक हो एवं अभौतिक वस्तु तथा सभी प्रकार की सेवाओं की जो शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति होती है, इस संपूर्ण विशुद्ध उत्पत्ति को ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय या देश का आगम या राष्ट्रीय लाभांश कहा जाता है। यह राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय, देश का आगम या राष्ट्रीय लाभांश के नाम से तीन नाम है इसके भी। तो राष्ट्रीय आय का वस्तु सेवाओं का वार्षिक उत्पादन प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस पूंजी की गिरावट और प्लस जो भी प्रतिस्थापन जो खर्चे हैं वो घटाने के बाद आती है राष्ट्रीय आय। ये तो मानिए मार्शल ने। पिग्गू ने राष्ट्रीय आय किसी भी समुदाय यानी एक देश की वास्तविक आय जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है का वह भाग जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। फिशर ने क्या माना है? वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक विशुद्ध उत्पादन का वह भाग जो उस वर्ष विशेष में प्रत्यक्ष उपभोग किया जाता है। देश की राष्ट्रीय आय एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है भी। राष्ट्रीय आय की जो गणना है 1967-68 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय 340 करोड़ प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक मानी है भी। इनकी जो पुस्तक है वो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में इसका वर्णन है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक विधि का अध्ययन करने वाले VKRV राव हैं, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये वार्षिक मानी है। इसे लेखा प्रणाली का जनक भी कहते हैं। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महानोबिल्स राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ रुपए मानी है और प्रति व्यक्ति आय जो 225 रुपये मानी है वार्षिक। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने हेतु 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन हुआ, जिसका वर्तमान में नाम NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो गया NSO। राष्ट्रीय आय जो है उसका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। वस्तु सेवाओं का अंतिम मूल्य शामिल होता है, मध्यवर्ती मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। एक प्रवय अवधारणा है, यानी स्टॉक में रखी वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है उसमें पहला जो नाम है सकल घरेलू उत्पाद GDP। एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य GDP कहलाता है। देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन शामिल होता है। विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, यानी देश में जो उत्पादन होगा चाहे वो देश भारत के नागरिक करें या विदेश के नागरिक, वो GDP में शामिल होंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP जो है एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य GNP कहलाता है। अब GNP एक तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, GNP GDP प्लस X माइनस M यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। लेकिन इसकी दो अवधारणाएं, दो दृष्टिकोण है, बाजार मूल्य पर कुल उत्पादन दृष्टिकोण, आय का विभाजन दृष्टिकोण। तो बाजार के आधार पर राष्ट्रीय GNP कैसे ज्ञात होती है भी? C प्लस G प्लस I, यानी पारिवारिक उपभोग व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस सकल निजी घरेलू व्यय प्लस विशुद्ध विदेशी व्यय, या इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। और आय के आधार पर रेंट है, वेजेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, इनडायरेक्ट टैक्स है प्लस डेप्रिसिएशन माइनस ट्रांसफर पेमेंट, इन्हें हस्तांतरण भुगतान। तीसरी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। GNP में से क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहते हैं भी। अगले राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। उत्पादन के समस्त साधनों की प्राप्त आय और प्रतिफल के योग को साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेशनल इनकम बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस अनुदान माइनस परोक्ष कर यानी अप्रत्यक्ष कर घटा दे। उसके बाद है प्रति व्यक्ति जो आय है पर्सनल इनकम। नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट माइनस डिडक्शन माइनस अनडिस्ट्रीब्यूट कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, यानी राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान माइनस सुरक्षा कटौती माइनस अवित्तीय लाभ माइनस निगम कर। और हस्तांतरण जो भुगतान है बिना उत्पादन के किए जाते हैं वो कौन से? वर्दों को पेंशन देना, अध्यापकों की सहायता, बेरोजगारी भत्ता, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, ये सब क्या हस्तांतरण भुगतान है जो बिना उत्पादन किए
दिए जाते हैं। निजी आय प्राइवेट जो इनकम है, राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान। देखो भी हस्तांतरण जो भुगतान है वो राष्ट्रीय आय में शामिल, लेकिन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, लेकिन निजी आय में शामिल है वो। प्लस सार्वजनिक ऋण ब्याज माइनस सामाजिक सुरक्षा अनुदान माइनस सार्वजनिक उपक्रम लाभ एवं बचत। खर्च योग्य आय व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स माइनस शुल्क और जुर्माना, या फिर उपभोग प्लस के वह बचत। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या को भाग देते हो बस। ह्रास की दर का निर्धारण प्रतिवर्ष उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके बाद जीएनपी माइनस एनएनपी को मतलब है डेप, दोनों डिफरेंस डेप्रिसिएशन होगी। प्रति व्यक्ति आय देश की आर्थिक वृद्धि को सूचक मानी जाए। आर्थिक विकास को सूचक जीडीपी स्थिर मूल्य पर है। आर्थिक वृद्धि को सूचक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर है। जीडीपी बराबर जीएनपी का 2000 एक्स बराबर एम हुआ, यानी बंद अर्थव्यवस्था है। आयात निर्यात पर केवल प्रतिबंध जो दोनों बराबर हो सी। जीडीपी ज़्यादा है, जीएनपी एंग मतलब एक्सपोर्ट करो कम इंपोर्ट करो ज़्यादा। विदेशों से प्राप्त आय ऋणात्मक उसी अविकासशील देशों में है। जीएनपी ज़्यादा उसी जीडीपी जब है एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सो इम्पोर्ट हूँ तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय धनात्मक उसी विकसित देशों में है। और जीएनपी जीडीपी घटावा तो विदेशियों से प्राप्त शुद्ध के वह आय। बाद में जीडीपी में प्लस माइनस करो NFIA तो बाबा जीएनपी, डेप घटाओ तो एनएनपी, चाहे मार्केट प्राइस हो चाहे फैक्टर कॉस्ट हो। अब बाजार मूल्य साधन लागत दोनों ही बात करें आगे जो चाल से आप अगर मार्केट प्राइस है ज्ञात करनी है तो फैक्टर कॉस्ट का थाने के करना है भी इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ना है, सब्सिडी घटानी है। यानी बाजार मूल्य पर साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। लेकिन अगर फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करनी है तो मार्केट वैल्यू का मैं सब्सिडी जोड़ के टैक्स घटा दूँ। एनएनपी फैक्टर को देश की राष्ट्रीय आय मापा जाता है माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने हेतु केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जिसका निर्माण 2 मई 1951 में हो, लेकिन वर्तमान में वो नाम चेंज करके वर्तमान में NSO कर दियो, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया है। मुख्यालय नई दिल्ली में। मंत्रालय जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय अधीन काम करे। NSO कार्य प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करना, जीडीपी के त्रिमासिक आधार पर आंकड़े जारी करना, वर्ष 11-12 को आधार मानकर प्रति माह मुद्रास्फीति को आंकलन करने हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का आंकड़ा जारी करना। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े चालू मूल्य पर स्थिर मूल्य पर जारी है। राष्ट्रीय आय के लेखांकन को सामाजिक लेखांकन भी कहा जाता है एवं प्रतिपादक जो है वो रिचर्ड स्टोन करो भी। राष्ट्रीय आय के आंकड़े राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पुस्तक श्वेत पत्र जो प्रतिपादन गेगरी किंग करो भी। राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्र 3 हुआ। प्राथमिक क्षेत्र जिगन बोला कृषि, जिगन पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कृषि हुआ। द्वितीय क्षेत्र उद्योग जम कारखाना, खनन, विद्युत, जलपूर्ति, गैस आपूर्ति, सड़क, बांध, पुल, भवन, जहाज निर्माण काम आदि। तृतीय में सेवा क्षेत्र जिसमें वाणिज्य, परिवहन, संचार, डाक, तार, रेल, बैंक, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल हुआ है। इसमें ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा को है, फिर उद्योग है, फिर कृषि हुआ है। राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय की 3 विधियाँ बताई भी। पहली है उत्पाद विधि जिसके कृषि क्षेत्रों से संबंध रखा है। आय विधि जिसकी सेवा क्षेत्रों से संबंध रखा है। वे विधि जो उद्योग क्षेत्रों से संबंध रखा है। पहली जी के उत्पादन विधि एवं दूसरा नाम है उत्पादन संगणना या वस्तु सेवा प्रणाली या औद्योगिक उद्भव द्वारा राष्ट्रीय आय को आंकलन। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु की मात्रा को उनके अंतिम मूल्य से गुणा करके ज्ञात किया जाता है। इसे नेट आउटपुट विधि कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के विभिन्न स्तरों पर बढ़े हुए मूल्य को जोड़कर की जाती है। एवं मतलब क्वांटिटी ने क्या गुणा करना है भी, जो भी रेट है गुणा कर लियो बस मात्रा। इसे मूल्य विधि भी कहते हैं। NI की गणना करते समय क्या सावधानी रखनी है कि उत्पादित वस्तु उसी वर्ष से संबंधित होनी चाहिए जिस वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पिछले साल कौन जोड़नी भी। उत्पादित वस्तु के अंतिम मूल्य को शामिल करना है, मध्यवर्ती कौन शामिल करना, स्टॉक में रखी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन को शामिल नहीं करना है। स्वयं के लिए आपने अगर उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्य को शामिल करना है। गैर कृषि योग्य भूमि पर उत्पादित वस्तु के अंतिम मूल्य को शामिल नहीं करना है। दूसरी जगह आय विधि है, डॉक्टर बावले और रॉबर्टसन। उत्पादन के साधन और एवं प्रतिबल, भूमियों के वे भी लगान या किरायों, पूंजियों ब्याज, श्रम मजदूरी वेतन और साहस और जोखिम हुआ लाभ। अगर आंसर जोड़ दें केवल क्या राष्ट्रीय आय तो यूँ सूत्र हो गया लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस लाभ। आ दूसरी आय विधि है जी आंसर आय ने जोड़ दिया तो राष्ट्रीय आय। वे विधि का उपभोग बचत विधि भी ने बोला भी। जीडीपी क्या तो C + I + G मतलब उपभोग प्लस विनियोग प्लस सरकारी खर्च जोड़ दो। GNP
सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम NNP सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स और थई सेम शुद्ध बनाना खातर के गणना डेप घटाना की GDP जी उत्पाद विधि आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि में क्वांटिटी ना प्राइस गुणा करना है, आय विधि में लगान ब्याज मजदूरी जोड़ दो और व्यय विधि में CIG जोड़ दो बस। अन्य जो विधियां हैं सामाजिक लेखा विधि प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन दी भी, व्यवसाय संगणना विधि और उत्पादन संगणना विधि, 2-3 विधियाँ हो रही हैं। उसके बाद बात करा राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित मदों को शामिल नहीं किया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तुओं के मूल्य में होने वाली कमी वृद्धि प्रवाह उदाहरण कारण जुड़ा को नहीं, पिछले साल हम कोई खरीद है और बड़े बड़े माल में कोई कमी वृद्धि हो रही है। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करना है, निःशुल्क रूप से दी गई सेवा को शामिल नहीं करना है, स्वयं के लिए दी गई सेवा का मूल्य एक गृहिणी अगर कोई मान लो महिला घरे सेवा दे तो वह शामिल को नहीं, विदेशों से प्राप्त उपहार है वह शामिल को नहीं, एक फर्म के द्वारा किसी अन्य फर्म को लाभांश दिए क्योंकि एक पक्षीय वास्ते शामिल को नहीं, पूंजीगत लाभ हानि संपत्ति ने बेचना हो लाभ हानि में अंतिम मूल्य नहीं होता है शामिल नहीं, गैर कानूनी कोई इनकम है आकस्मिक आय है, वित्तीय बाजारों प्राप्त आय जहाँ बैंक में जमा ब्याज है अंशा पर विक्रय लाभ है लाभांश है, एक तरफा आय हस्तांतरण जी का भुगतान है, उत्पादित क्रियाओं को शब्द को रखा है जहाँ बेरोजगारी भत्तों छात्रवृत्ति वृद्धावस्था पेंशन ऐसा शामिल को नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आय को मापने और गणना करने में क्या कठिनाई है, एक तो परिभाषित करना है ना थोड़ा कठिन है, मापने की विधि और दृष्टिकोण भी थोड़ा सा दिक्कत कर सी क्योंकि कई विधियाँ तो अलग अलग दृष्टिकोण है। गैर मौद्रिक लेन देन शामिल कौन करा पा, अशिक्षा अंधविश्वास के कारण भी दिक्कत आ रही है क्यों लोग सही आंकड़ा कौन दे रहे, अभी आंकड़े संकलन और सांख्यिकी व्यवस्था का अभाव है, सरकारी व्यय और करारोपण, मूल्य स्तर में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में अमौद्रिक क्षेत्र की प्रधानता, दोहरी गणना की संभावना। प्रोफेसर किन्स राष्ट्रीय आय को समष्टिवादी अर्थशास्त्र अवहज्य का महत्वपूर्ण माना है। राष्ट्रीय आय का महत्व और उपभोग, राष्ट्रीय आर्थिक विकास का मापदंड, जीवन स्तर की जानकारी एवं तुलना, अर्थव्यवस्था के ढांचे का ज्ञान, राष्ट्रीय और वितरण व्यवस्था, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का रुख को ज्ञान, तुलनात्मक अध्ययन, दीर्घकालीन प्रवृत्तियों को ज्ञान, सामाजिक और आर्थिक दोषों दूर करने में मार्गदर्शन। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण जो है व्यापक और भावात्मक धारणा, इसमें सामाजिक राजनीतिक नैतिक और आर्थिक कल्याण शामिल है। राष्ट्रीय आय का परिमाण, आकार, मात्रा एवं आर्थिक कल्याण, राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निर्धनों को प्राप्त होने वाली आय में कमी होनी चाहिए, उचित रुचियाँ हैं, जनसंख्या वृद्धि दर है, राष्ट्रीय आय का उपभोग और वस्तु को भाग है, राष्ट्रीय आय और व्यय को ढंग जो है, राष्ट्रीय आय उत्पादन की विधि और असंतोष है, राष्ट्रीय आय और वितरण और आर्थिक कल्याण और रोजगार एवं विकास। प्रोफेसर किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत को आय की मात्रा से संबंधित किया है।